हेलो डियर फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे घटनासार करंट वार्स की 2021-22 में पार्ट 16। पिछले सभी पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ घटनासार की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है ई-रूपी योजना की शुरुआत। इलेक्ट्रॉनिक वाउचर आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली ई-रूपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया। यह देश की अपनी डिजिटल करेंसी के रूप में पहला कदम है। अब बात करते हैं इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरणों के सहयोग से विकसित किया गया है। याद रखेंगे, ई-रूपी सेवा प्रायोजकों लाभार्थियों को डिजिटल रूप से जोड़ता है। विभिन्न कल्याणकारी सेवाओं की लीक प्रूफ डिलीवरी यह सुनिश्चित करता है। ई-रूपी किसी विशेष उद्देश्य के लिए किसी को पैसा देने के एक डिजिटल डिलीवरी के रूप में काम करेगा। जिसे भी यह पैसा दिया जाएगा उसके मोबाइल में एक एसएमएस आएगा। अगर स्मार्टफोन होगा तो क्यूआर कोड आएगा। लाभार्थी इस एसएमएस या क्यूआर कोड के माध्यम से उस सेवा का लाभ ले सकता है। उसे केवल सेवा देने वाले को एसएमएस या क्यूआर कोड दिखाना होगा। तो ये है ई-रूपी योजना। अब बात करेंगे विशिष्ट इस्पात उत्पादों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के बारे में, जिसे हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। इस पहल का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, इस्पात क्षेत्र से निर्यात को गति देना है। बजटीय प्रावधानों के तहत रुपये 6,322 करोड़ का प्रोत्साहन 5 वर्ष की अवधि के दौरान किया जाएगा, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि लगभग 5.25 लाख जो है रोजगार सृजित होंगे। ठीक है, अवधि कितनी है? 5 वर्ष की है। अमाउंट याद रखना है, प्रोत्साहन राशि कितनी है? 6,322 करोड़ रुपए। ये परीक्षा में पूछी जा सकती है। अवधि कब से कब तक शुरू होगी? तो ये 2023-24 से लेके चलेगी 2027-28 तक। ठीक है, इसके अंतर्गत पीएलआई योजना के लिए 5 श्रेणियों को चुना गया है। उनके नाम याद रखना आवश्यक नहीं है, ये नाम आपको दे रखे हैं, बस याद रखेंगे। 5 वर्ष के लिए इसे शुरू किया गया है 2023-24 से लेकर 2027-28 तक के लिए। अब बात करते हैं पाम ऑयल मिशन को मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन तेल पाम NMEOOP, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम, ठीक है, को रुपये 11,040 करोड़ के वित्तीय परिव्यय की मंजूरी प्रदान की गई है। तो कितने वित्तीय परिव्यय की मंजूरी दी गई है? 11,040 करोड़ रुपए। ठीक है, मिशन कौन सा है? पाम ऑयल मिशन की हम लोग बात कर रहे हैं। इस मिशन का उद्देश्य 5 वर्षों में पाम तेल की घरेलू खेती को बढ़ावा देना, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता को कम करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को लाल किले के राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान इस नई केंद्रीय योजना की घोषणा की थी। तो ये जरूर याद रखेंगे, घोषणा की गई 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। राष्ट्रीय मिशन तेल पाम योजना केंद्र द्वारा प्रायोजित एक नई योजना है, जिसका फोकस पूर्वोत्तर क्षेत्रों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। तो याद रखेंगे, पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर तो फोकस किया ही जाएगा, साथ में पाम ऑयल की खेती हो, यानी पाम तेल के लिए जो खेती को बढ़ावा देने के जो प्रयास किए जाएंगे उसे अंडमान निकोबार में भी किया जाएगा। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्रों के साथ साथ। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार 8,844 करोड़ रुपए का वहन करेगी। राज्य सरकारें 2,196 करोड़ का वहन करेंगी। क्लियर हो गया? तो इतना आपको इसमें याद रखना है। आगे बात करते हैं। रोबो बैंक की शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची में अमूल 18वें पायदान पर। इसको लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। रोबो बैंक द्वारा अगस्त 2021 में जारी की गई वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची में अमूल, जो कि गुजरात में सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ है, ठीक है, शॉर्ट में से बोलते हैं गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, ये 18वें स्थान पर आई है। तो कुल मिलाकर विश्व की शीर्ष डेयरी कंपनियों को रैंकिंग प्रदान की गई और उसमें जो हमारी अमूल है, जो कि गुजरात में स्थित है, इसे 18वें पायदान पर रखा गया है। किसने ये सूची तैयार की? तो आपका उत्तर होगा रोबो बैंक ने। ठीक है, पिछले वर्ष जब रैंकिंग जारी की गई थी 2020 में, उस समय अमूल 16वें स्थान पर थी। तो 2 पायदान की गिरावट देखने को मिली है। पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर इसमें शीर्ष पर है फ्रांस की डेयरी कंपनी लैक्टालिस।
और पिछले कई दशकों से स्विट्जरलैंड की जो दिग्गज कंपनी है नेस्ले, वो टॉप पर रहती थी, लेकिन इसको पीछे छोड़कर पहली बार लैक्टालिस ने पहले स्थान पर बाजी मारी है। तो याद रखेंगे, फ्रांस की लैक्टालिस पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है स्विट्जरलैंड की नेस्ले, और हमारी अमूल कंपनी ये 18वें पायदान पर है। अगला टॉपिक है अमीरात, बांग्लादेश, उरुग्वे एनडीबी के नए सदस्य देश। संघाई स्थित ब्रिक्स सदस्य देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 2 सितंबर 2021 को विस्तार योजना के तहत नए सदस्यों को स्वीकृत किया है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश शामिल हैं। ठीक है, यह पहला मौका है जब दूसरे देशों को एनडीबी के सदस्य के रूप में मंजूरी प्रदान की गई है। इसके पहले क्या होता था, जो मेंबर ब्रिक्स में हैं उन्हीं के लिए एनडीबी मुख्य रूप से काम करता था, लेकिन अब गैर ब्रिक्स देशों को भी एनडीबी में शामिल किया गया है, और जिनमें 3 देश हैं, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश। 3 नए सदस्य देशों के शामिल होने के बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक में कुल सदस्यों की संख्या 8 हो गई है। तो कौन कौन से सदस्य हैं, तो ब्रिक्स में कौन कौन से मेंबर हैं? ब्रिक्स में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। 3 देश और मिल गए तो कुल मिलाकर हो गए 8। ठीक है, अब बात करते हैं एनडीबी की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना की गई 2015 में। ठीक है, बैंक ऋण, गारंटी, इक्विटी, भागीदारी, अन्य वित्तीय साधनों के माध्यम से सार्वजनिक या निजी परियोजनाओं का समर्थन करते हैं, और ब्रिक्स के मेंबर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एनडीबी के पास 100 अरब डॉलर की अधिकृत पूंजी है, यानी इस पूंजी के साथ एनडीबी को शुरू किया गया था। इस पूंजी को आप याद रखेंगे क्योंकि हाल ही में इसके विस्तार की घोषणा की गई है कि भविष्य में इस अधिकृत पूंजी में विस्तार किया जाएगा। बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी के मुख्यालय की, तो ये चाइना के संघाई में है। अध्यक्ष कौन है? मार्कोस प्राडो टाइजो हैं। स्थापना हमने पढ़ी अभी 15 जुलाई 2014 को हुई थी। अब बात करते हैं ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2021, यानी क्रिप्टो अडॉप्शन यानी क्रिप्टो करेंसी को अपनाने से संबंधित इंडेक्स के बारे में बात की जा रही है। क्रिप्टो विश्लेषण प्लेटफॉर्म चैनालिसिस द्वारा अगस्त 2021 में जारी ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत उच्चतम क्रिप्टो करेंसी अपनाने की दर में दूसरे स्थान पर है। कुल मिलाकर 20 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है कि जिस हिसाब से वहाँ की पब्लिक क्रिप्टो करेंसी को अपनाती है, उसके आधार पर 20 देशों को सूचीबद्ध किया गया है, और भारत इसमें दूसरे पायदान पर रखा गया है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार जून 2020 और जुलाई 2021 के बीच दुनिया भर में क्रिप्टो अपनाने में 880% की वृद्धि हुई है। तो एक वर्ष में कितनी वृद्धि देखी गई है? 880%। पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर है वियतनाम। ठीक है, वियतनाम पहले नंबर पर है क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में। भारत इस मामले में दूसरे पायदान पर है। फिर है पाकिस्तान। क्लियर हो गया, याद रखेंगे। रिपोर्ट के अनुसार बिटकॉइन भारत में सबसे लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी है। इसके बाद रिपल है, फिर एथेरियम और बिटकॉइन कैश है। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी हैं उनके नाम दे रखे हैं, अलग अलग देशों के द्वारा अलग अलग क्रिप्टो करेंसी को विकसित किया गया। तो भारत में जो क्रिप्टो करेंसी सबसे टॉप पर है, लोकप्रिय है, वह है बिटकॉइन। उसके बाद रिपल आती है, फिर आती है आपकी एथेरियम, फिर आती है बिटकॉइन कैश। अगला टॉपिक है भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न इकोसिस्टम। ये किसके द्वारा बताया गया? ये बताया गया है हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 में, जिसे हुरॉन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया। इसमें बताया गया कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न यानी स्टार्टअप इकोसिस्टम है। सूची में अमेरिका शीर्ष पर है, और उसके बाद दूसरे स्थान पर चाइना है, भारत तीसरे नंबर पर है। तो ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, पहले नंबर पर है यूएसए, फिर है आपका चाइना, और उसके बाद है अपना प्यारा भारत। ई कॉमर्स स्टार्टअप जिलिंगो 310 अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण के साथ भारत में रैंकिंग में शीर्ष यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। तो शीर्ष यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन है? भारत में जिलिंगो है। ठीक है, जिलिंगो का मुख्यालय सिंगापुर में है, जबकि मोबाइल प्रीमियर लीग यानी एमपीएल इस सूची में दूसरे स्थान पर है। एक शहर में मुख्यालय वाले यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में बेंगलुरु शीर्ष पर है। तो किस शहर में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं भारत में? तो आपका उत्तर होगा बेंगलुरु में है। ठीक है, यहाँ पर कुल मिलाकर 31 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं। उसके बाद दिल्ली एनसीआर का स्थान आता है, जहाँ पर 18 स्टार्टअप हैं, और उसके बाद स्थान आता है मुंबई का, जहाँ पर 12 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं। क्लियर हो गया, आगे बात करते हैं।
आखिरकार ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्या होते हैं? तो ऐसे स्टार्टअप होते हैं यूनिकॉर्न जिनकी पूंजी $1 अरब के पार पहुंच गई है। तो ऐसे स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न के नाम से जाना जाता है और भारत इस तरह के स्टार्टअप की संख्या के आधार पर वैश्विक रैंकिंग में तीसरे पायदान पर रखा गया है। पहले पायदान पर हमने अभी पढ़ा अमेरिका है, दूसरे पायदान पर चीन है। और भारत में कौन सा शहर टॉप पर है? तो टॉप पर है आपका बेंगलुरु। अगला टॉपिक है भारत में जीवीएम में कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों का योगदान। तो हाल ही में देश में प्रचलित मूल्यों पर सकल मूल्य संवर्धन ग्रॉस वैल्यू एडेड एट करंट प्राइजेज में कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के योगदान में वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय आय में संबंधित सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के 31 मई 2021 के अनंतिम आंकड़ों के हवाले से कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक प्रश्न के उत्तर में निम्नलिखित आंकड़े पेश किए। ठीक है, क्या आंकड़े दिए गए? उन्होंने बताया कि 2018-19 में जीवीए में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का जो योगदान है वह 17.6% रहा। वहीं 19-20 में यह बढ़कर हो गया 18.4 और 20-21 में ये पहुंच गया है 20.2। हम बात कर रहे हैं जीबीए की यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड की। तो याद रखेंगे ये किसका योगदान दे रखा है? कृषि और संबंधित क्षेत्रों का, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का। अगला टॉपिक है एलआईसी के आईपीओ को मैनेज करने के लिए 10 मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति की गई। भारत सरकार ने सितंबर 2021 में एलआईसी के सार्वजनिक प्रस्ताव इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के प्रबंधन के लिए 10 मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति की है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कितने मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति की गई है आईपीओ जारी करने के लिए एलआईसी के? तो 10 मर्चेंट बैंकरों की। ठीक है, एलआईसी का आईपीओ 2022 की जनवरी मार्च तिमाही में लॉन्च होने की उम्मीद है। आईपीओ क्या होता है? जब भी कोई कंपनी पहली बार प्राइवेटाइज की जाती है, पहली बार निजी क्षेत्रों के लिए बिकने के लिए तैयार होती है, अपना शेयर बेचने के लिए तैयार होती है, तो पहला जो शेयर निकाला जाता है यानी पहला जो ऑफरिंग होती है उसे ही आईपीओ बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसके लिए 10 मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति हाल ही में की गई है। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के विशेष आहरण अधिकार का कोटा बढ़ाया। विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर। आईएमएफ ने 3 सितंबर 2021 को भारत के विशेष आहरण अधिकार स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स के रूप में $12.57 बिलियन का आवंटन किया है। ठीक है, लगभग 17.86 अरब अमेरिकी डॉलर। क्लियर हो गया? इसके साथ ही भारत की कुल एसडीआर होल्डिंग 13.66 अरब एसडीआर हो गई है, अर्थात जरूरत पड़ने पर यह राशि भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ले सकेगा। तो पहले कितना बिलियन एसडीआर था? तो पहले था ये 12.57। अब इसे बढ़ाकर कर दिया गया है आईएमएफ के द्वारा 13.66 एसडीआर। क्लियर हो गया? अरब एसडीआर। ठीक है, अगला टॉपिक है एलआईसी ने बैंक ऑफ इंडिया में खरीदी 3.9% की हिस्सेदारी। तो केवल इतना ही याद रखना है, खुले बाजार अधिग्रहण के माध्यम से बैंक ऑफ इंडिया के 3.9% हिस्सेदारी को एलआईसी के द्वारा खरीदा गया है। इसके पहले भी एलआईसी के पास बैंक ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी थी लगभग 3.17%। अभी कुल मिलाकर कितनी हो गई है? तो कुल जो हो गई है वो हो गई है 7.05% शेयर। ठीक है, यानी बीओआई बैंक ऑफ इंडिया में एलआईसी की जो भागीदारी हो गई है वह 7.05% हो गई है। ठीक है, वर्तमान में कितनी खरीदी है? 3.9%। सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफर के शेयर में भारत दूसरे नंबर पर। आरबीआई द्वारा 17 जून 2021 को प्रकाशित स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सरकार को हस्तांतरित मामले में भारतीय रिजर्व बैंक तुर्की के बाद दूसरे स्थान पर रही। यानी आरबीआई के पास अगर सरप्लस मनी है तो किसको ट्रांसफर करती है? भारतीय सरकार को ट्रांसफर करती है। तो इस मामले में विश्व में पहले नंबर पर है टर्की। ठीक है, और दूसरे नंबर पर है भारत। क्लियर हो गया? वहीं बात करें वित्तीय वर्ष 2019-20 में तो जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अधिशेष के अनुपात में आरबीआई पहले चौथे स्थान पर था, सिंगापुर पहले स्थान पर था, लेकिन अब आरबीआई दूसरे पायदान पर और पहले स्थान पर तुर्की है। मई 2021 में आरबीआई ने सरकार को 99,122 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित किया है।
जो वर्ष 2020 के भुगतान किए गए 57,128 करोड़ रुपए से 73% अधिक है। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। आरबीआई द्वारा हस्तांतरित अधिशेष सकल घरेलू उत्पाद का 0.44% है। ठीक है, और अगर क्रमवार हम लगाएं तो पहले नंबर पर, जैसा हमने बात करी, पहले नंबर पर तुर्की है, तुर्की के बाद आरबीआई है, तीसरे नंबर पर मलेशिया की सेंट्रल बैंक आती, चौथे नंबर पर स्वीडन की सेंट्रल बैंक आती है। भारत बना दुनिया का 5वां सबसे बड़ा एफडीआई प्राप्तकर्ता देश। महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। अंकटाड द्वारा यानी व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा 21 जून 2021 को एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें बताया गया कि भारत में पिछले साल 64 अरब डॉलर का एफडीआई आया है, जो 2019 के 51 अरब डॉलर से 27% अधिक है। तो नए वर्ष का आप याद रखेंगे, पिछले वर्ष में कितना आया है, 64 अरब डॉलर। ठीक है, और उसके पहले 2019 में कितना आया था, 51 अरब डॉलर। और ये कितने % की बढ़ोतरी है, 27% की बढ़ोतरी है। इसको आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। आईसीटी, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, ऊर्जा से जुड़े प्रमुख सौदों के साथ सीमा पार विलय एवं अधिग्रहण 2020 में 83% से बढ़कर कितना हो गया है, 27 अरब डॉलर पहुंच गया है। भारत में मजबूत विलय अधिग्रहण से दम पर ही पिछले साल दक्षिण एशिया में एफडीआई 20% से बढ़कर 71 अरब डॉलर पहुंच गया है। अब ये तो हमने बात कर ली कि एफडीआई जो भारत में आई है उसमें भारत का स्थान कौन सा है, 5वां है। अब भारत से बाहर जो एफडीआई गई है, ठीक है, यानी भारत से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है, उस नंबर में भारत का कौन सा स्थान है, यानी आउटफ्लो के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का शीर्ष 20 अर्थव्यवस्थाओं में 18वां स्थान है। प्राप्त करने के मामले में 5वां है और आउटफ्लो के मामले में 18वां स्थान है। ठीक है, पिछले वर्ष भारत से 12 अरब डॉलर का एफडीआई बाहर गया है, जबकि 2019 में ये 1 अरब डॉलर अधिक था। कुल मिलाकर कितना था, 13 अरब डॉलर था, और इसमें गिरावट आई है। तो ये देख लेते हैं हम, जो शीर्ष 5 एफडीआई प्राप्तकर्ता देश हैं, तो सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ आती है, सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है अमेरिका में। दूसरा स्थान चाइना का है, तीसरा हांगकांग का है, फिर है सिंगापुर का, और भारत का जैसा हमने बात करी ये है 5वां। क्लियर हो गया। ठीक है, अगला टॉपिक है विदेशों से धन संप्रेषण के मामले में भारत शीर्ष पर। धन संप्रेषण का मतलब है रेमिटेंस प्राप्त करना। जो अपने देश के लोग अन्य देशों में रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, वे पैसे कमाकर जब अपने देश में भेजते हैं तो वह धन कहलाता है धन संप्रेषण, रेमिटेंस कहलाता है। ठीक है, और इस मामले में भारत शीर्ष पर है। किसने ये रिपोर्ट जारी की है, तो याद रखेंगे रिपोर्ट जारी की गई है विश्व बैंक के द्वारा। जबकि हमने जो अभी एफडीआई प्राप्तकर्ता देश वाली रिपोर्ट पढ़ी वो विश्व बैंक ने नहीं बल्कि किसने जारी की है, अंकटाड ने जारी की है। तो ये सब दिमाग में क्लियर रखेंगे, इससे प्रश्न बनते हैं। तो विश्व बैंक की मई 2021 में जारी संबंधित रिपोर्ट के अनुसार 2020 के दौरान भारत में संप्रेषित धन 83.1 अरब डॉलर रहा, जो एक वर्ष पूर्व 2019 में 83.3 अरब डॉलर था। तो मामूली सी इसमें गिरावट देखी गई, कारण कोविड-19 था। इस मामले में दूसरा स्थान चीन का है, जो विगत कई वर्षों से बना हुआ। तो भारत भी कई वर्षों से पहले स्थान पर धन संप्रेषण के मामले में बना हुआ है। दूसरे नंबर पर चाइना भी काबिज है काफी लंबे समय से। ठीक है, बात करें तीसरे नंबर पर कौन रहा भारत चीन के बाद, तो तीसरे नंबर पर रहा मैक्सिको, चौथे नंबर पर फिलीपींस, फिर 6वें नंबर पर आपका पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश 8वें नंबर पर है। ठीक है, और 10वें पायदान पर है नाइजीरिया। रिपोर्ट के अनुसार भारत को संप्रेषण में 17% की भारी गिरावट संयुक्त अरब अमीरात से धन संप्रेषण में आई है, किंतु इसकी भरपाई अमेरिका व अन्य देशों के संप्रेषण से हो गई है। तो भारत में कुल मिलाकर जो गिरावट आई है वो कितनी आई है, -0.2% की। ठीक है, 0.2% की भारत में गिरावट आई है संप्रेषण रेमिटेंस प्राप्त करने के मामले में। लेकिन अगर केवल हम देखें जितनी संयुक्त अरब अमीरात से हमारे पास रेमिटेंस आती थी उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी गई। गिरावट कितनी रही, एक ही देश के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, संयुक्त अरब अमीरात के बारे में, तो कुल मिलाकर 17% की गिरावट देखी गई। लेकिन जो टोटल गिरावट है वो कितनी है, 0.2% है। तो यानी कहीं ना कहीं ये 17% की भरपाई हुई है। तो किसने भरपाई की है, अमेरिका और अन्य देशों से प्राप्त रेमिटेंस से ये भरपाई हो गई है। क्लियर हो गया होगा। अब आप नोट करेंगे विश्व बैंक की इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 के दौरान धन संप्रेषण का सर्वाधिक 68 अरब डॉलर बाह्य प्रवाह अमेरिका से रहा है। यानी कहाँ से रेमिटेंस बाहर गया है,
कहाँ पर ज़्यादा विदेशी लोग रहते हैं और उन्होंने अपना पैसा बाहर अपने देश में भेजा है। तो इस मामले में आउटफ्लो के मामले में अमेरिका शीर्ष पर है। अमेरिका से सबसे ज़्यादा रेमिटेंस बाहर गया है, जबकि भारत ने सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त किया है। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात से सबसे ज़्यादा रेमिटेंस बाहर गया है। फिर तीसरे नंबर पर है सऊदी अरब। तो पहले नंबर पर कौन है? अमेरिका, दूसरे नंबर पर यूएई, तीसरे नंबर पर सऊदी अरब, चौथे नंबर पर स्विट्जरलैंड है। क्लियर हो गया? रिपोर्ट के अनुसार भारत से धन संप्रेषण का बहिर्वाह 2020 में 7 अरब डॉलर रहा। भारत से कितना आउटफ्लो हुआ रेमिटेंस का? 7 अरब डॉलर रहा। जबकि हम कितना रेमिटेंस प्राप्त करते हैं? हमने अभी पढ़ा 83.1 अरब डॉलर। ठीक है, तो उस कंपैरिजन में आउटफ्लो यानी रेमिटेंस का बाहर संप्रेषण बहुत कम है। आगे बात करते हैं खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य। तो ये किसके द्वारा जारी किया था? जारी किया था केंद्रीय कमेटी की आर्थिक मामलों की कमेटी के द्वारा। ठीक है, केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की कमेटी के द्वारा खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। तो ये देखेंगे, जो जो महत्वपूर्ण है केवल उन्हें देखना है। सबसे पहले देखेंगे तुअर का। तो पुरानी जो दर थी वो 6,000 थी, इसमें 300 रुपये की वृद्धि करके अब ये 6300 रुपये हो गई है। क्लियर? ठीक है। उड़द में कितनी वृद्धि हुई है? तो उड़द में भी 300 रुपये की वृद्धि हुई है, ये भी 6,000 से 6300 हो गई है। फिर धान आपको याद रखनी है, धान पूछी जाती है। कुल मिलाकर केवल 72 रुपये की वृद्धि हुई है समान और ग्रेड ए दोनों ही धानों में। और जो समान आपका है चावल, उसका धान कितना हो गया है? 1,940 रुपये। और ग्रेड ए धान कितना हो गया है? 72 रुपये की बढ़ोतरी के बाद 1,960। ठीक है, क्लियर हो गया? ये याद रखेंगे। उसके बाद मूंगफली आपको याद रखना है। मूंगफली में कितने रुपए की वृद्धि हुई? 275 रुपये की वृद्धि हो गई है। 275 की वृद्धि के साथ यह 5,550 हो गया है। क्लियर? और याद रखेंगे आप सोयाबीन का। ठीक है, इसमें 70 रुपये की वृद्धि हुई है और ये बढ़कर हो गया है 3,950। पहले यह 3,880 था। सर्वाधिक किसमें वृद्धि की गई है? ये भी परीक्षा में पूछा। तो सर्वाधिक वृद्धि हुई है तिल में, 452 रुपये की। ठीक है, 452 रुपये की वृद्धि के साथ यह 6,855 से बढ़कर हो गया है 7,307 रुपये। क्लियर हो गया? अगला टॉपिक देखते हैं। बिटकॉइन निवेश 2020 में अमेरिका शीर्ष पर है। अमेरिका ने न्यूयॉर्क में स्थित एक ब्लॉकचेन एनालिसिस कंपनी द्वारा जून 2021 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में व्यापारियों के 2020 में बिटकॉइन निवेश में 4.1 अरब डॉलर के साथ सबसे अधिक लाभ हुआ है। वहीं चीनी व्यापारी 1.1 अरब डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर हैं। तो बिटकॉइन निवेश के मामले में सर्वाधिक लाभकारी किसके लिए रहा? अमेरिका के लिए रहा। दूसरे नंबर पर लाभान्वित होने वाला देश है चाइना। ठीक है, चाइना के बाद जापान, ब्रिटेन जैसे देश आते हैं। भारत को इस मामले में 18वें पायदान पर रखा गया है। ये रिपोर्ट किसने जारी की है? ब्लॉकचेन कंपनी चेन एनालिसिस ने। अगला टॉपिक है वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में LIC शामिल है। महत्वपूर्ण है। लंदन स्थित ब्रांड एवेल्यूएशन कंसल्टेंसी फर्म ब्रांड फाइनेंस द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसका रिपोर्ट का नाम है ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट। ठीक है, इस रिपोर्ट में भारत सरकार की स्वामित्व वाली बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम यानी LIC को वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे मजबूत और 10वीं सबसे मूल्यवान ब्रांड बताया गया है। ठीक है, तो मजबूती के मामले में कौन से नंबर पर है LIC? मजबूती के मामले में वैश्विक स्तर पर तीसरे पायदान पर है। मूल्यवान ब्रांड के मामले में यानी वैल्यूएबल ब्रांड के मामले में 10वें पायदान पर है। रिपोर्ट में सबसे अधिक मूल्यवान ब्रांड किसे घोषित किया गया? तो ये है चाइना की पिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, और वहीं सबसे मजबूत कंपनी किसे दिखाया गया, ब्रांड किसे दिखाया गया है? इटली की ब्रांड है जिसका नाम है पोस्ट इटालियन। इसे सबसे मजबूत ब्रांड के रूप में घोषित किया गया है अपनी नई रिपोर्ट में, जिसका नाम है ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट। इसके साथ याद रखेंगे LIC देश में 32 करोड़ से अधिक पॉलिसीज़ हैं, 13 लाख से अधिक इसके एजेंट हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसका नेटवर्क है। कंपनी इस समय अपना IPO लाने की योजना बना रही है, जिसके लिए हमने अभी हाल ही में पढ़ा था कि IPO को मैनेज करने के लिए 10 मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति की गई है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये फिर से लिस्ट दे रखी है सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कंपनी के बारे में। तो पहले नंबर पर हमने पढ़ा कि चाइना की पिंग एंड इंश्योरेंस है। ठीक है, ये सबसे मूल्यवान ब्रांड है। और सबसे जो मजबूत ब्रांड है, ठीक है, वो कौन है? वो है
इटली की पोस्ट इटालियन, ठीक है। और LIC मजबूती के मामले में किस नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। वहीं मूल्यवान यानी वैल्यूएबल बीमा ब्रांड के मामले में 10वें पायदान पर है। क्लियर हो गया? अगला टॉपिक देख लेते हैं। जो हमने अभी पढ़ा उसे ही दिया गया है। इटली की हमने पोस्ट इटालियन अभी पढ़ी ना, सबसे मजबूत इंश्योरेंस ब्रांड, तो यही टेबल में लिखा हुआ है। अगला हमारा टॉपिक है RBI वित्तीय प्रणाली को हरित करने के लिए NGFS नेटवर्क से जुड़ा। तो ये महत्वपूर्ण है, सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, जिसे शॉर्ट में NGFS बोलते हैं। इसमें हमारा RBI बैंक शामिल हो गया है। NGFS की शुरुआत 12 सितंबर 2017 को पेरिस वन प्लैनेट समिट में की गई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है NGFS का, चूँकि RBI मेंबर बन चुका है तो ये पूछा सकता है कि NGFS का फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म आप बता देंगे सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, और इसकी शुरुआत 2017 में पेरिस वन प्लैनेट समिट में की गई थी। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? RBI ये ध्यान रखेगी जिनको भी लोन देगी कि उसका प्रयोग कम से कम ऐसे प्रोजेक्ट में हो जिससे पर्यावरण और जलवायु जो जोखिम प्रबंधन है उसको विकसित किया जा सके। तो ये आपका देखना, कम से कम का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट में ही इन्वेस्ट करेगी जहाँ पर पर्यावरण और जलवायु जोखिम प्रबंधन किया जाएगा, ठीक है। तो ये अब दायित्व बन गया है RBI का, क्योंकि यह मेंबर बन गया है NGFS का। और इसमें कुल कितने मेंबर हैं? तो इसमें 83 केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, और भारत का जानते हैं आप सेंट्रल बैंक RBI ही है। और 75 इसमें सदस्य हैं, 13 पर्यवेक्षक देश है, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है, सरकार ने 2021-22 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसे किसके द्वारा बताया गया? तो हाल ही में से बताया गया लक्ष्य की घोषणा की गई किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, ठीक है। और ये आपको लक्ष्य बताया गया है। चावल का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? 121.1 मिलियन टन, ठीक है, 1 मीट्रिक टन। और ये आप देख सकते हैं कुल खाद्यान्न का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? तो कुल खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है 307.31 मिलियन टन। इसको आपको याद रखना है। इसमें गन्ने का भी याद रख सकते हैं 397 मीट्रिक टन। बस केवल चावल, गन्ना और कुल खाद्यान्न का आप लक्ष्य जो है निर्धारित लक्ष्य याद रखेंगे, बाकी याद कर पाना बहुत ज़्यादा संभव भी नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का हिस्सा 2020-21 में बढ़कर 19.9% हो गया है, ठीक है। जबकि 19-20 में कितना था? 17.8% था। ये आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत बताया गया है। जबकि हाल ही में हमने पढ़ा, अभी पीछे थोड़ी देर पहले ही जस्ट पढ़ा है कि जो हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने हाल ही में लोकसभा में 3 अगस्त को डेटा जारी करके बताया कि जो GVA में कृषि और कृषि क्षेत्र का योगदान है वह 2020-21 में कितना है? 20.2% है। और आर्थिक सर्वेक्षण का याद रखना, उसमें कितना बताया गया है? 9.9% है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के बारे में। महत्वपूर्ण है, इसे जारी किया गया है अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। 178 देशों को कुल मिलाकर इसमें रैंकिंग दी गई है और शीर्ष स्थान दिया गया है सिंगापुर को। सिंगापुर ने टॉप किया है। अंतिम पायदान पर उत्तर कोरिया को रखा गया है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो केवल पहले स्थान पर जिस देश को रखा गया है उसका नाम आपको याद रखना है। हालांकि इसमें कुल मिलाकर 5 शीर्ष देशों की लिस्ट दे रखी है, तो आप याद रखेंगे पहले नंबर पर सिंगापुर है और आगे दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत को इस सूचकांक में किस पायदान पर रखा गया है। तो भारत को रखा गया है 26वें पायदान पर। ये प्रशांत देशों की बात कर रहे हैं, पैसिफिक देशों की। जबकि वैश्विक स्तर पर रैंक कितनी है, यानी ग्लोबली रैंक है 121वीं। तो आप याद रखेंगे हम किस सूचकांक की बात कर रहे हैं, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की। इसमें भारत को 121वें पायदान पर रखा गया है, 121वें पायदान पर रखा गया है। पहले नंबर पर सिंगापुर है और प्रशांत देशों यानी खाली पैसिफिक कंट्रीज की बात करें तो भारत 26वें पायदान पर आता है। अंतिम हम पढ़ चुके हैं, अंतिम पायदान पर कौन है, अंतिम पायदान पर है आपका उत्तर कोरिया। ठीक है, उत्तर कोरिया को अंतिम पायदान पर रखा गया है। अन्य देशों की बात करना चाहें तो इसमें अमेरिका को रखा गया है 20वें पायदान पर, जबकि हमारा स्थान 121वां है। जापान को 23वें पायदान पर रखा गया है, जर्मनी को 29वें, चाइना को 107वें पायदान पर रखा गया है। वहीं यूके को रखा गया है 7वें पायदान पर। ठीक है, तो टॉप 10 में यूके यानी यूनाइटेड किंगडम शामिल है। तो ये हमने पढ़ लिया और
यह एक वार्षिक सूचकांक है। इसे वर्ष 1995 में द हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल नामक थिंक टैंक के द्वारा पहली बार जारी किया गया था। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021। तो ये किसके द्वारा जारी किया गया? इसे जारी किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। कुल मिलाकर 115 देशों को इसमें रैंकिंग दी गई है। ठीक है, रिपोर्ट का नाम चाहें तो याद कर सकते हैं, फोस्टरिंग इन इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2021, ये रिपोर्ट का नाम है। ठीक है, इंडेक्स का नाम क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021। इस सूचकांक के विभिन्न पहलुओं के आधार पर देश में ऊर्जा प्रणालियों के वर्तमान प्रदर्शन की दृष्टि पर आधारित ये इंडेक्स है। सूचकांक में शीर्ष 10 देशों में पश्चिमी और उत्तरी यूरोप के देश शामिल हैं, जिसमें स्वीडन शीर्ष पर है। ठीक है, वेस्टर्न और जो नॉर्दर्न यूरोप के देश हैं उन्हें शीर्ष 10 में शामिल किया गया है और इस मामले में स्वीडन पहले नंबर पर आता है। अंतिम पायदान पर जिम्बाब्वे को रखा गया है। ठीक है, और स्वीडन के बाद अन्य देश आप चाहें तो याद कर सकते हैं, नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड जैसे देश हैं। भारत का स्कोर आपको याद रखना है। भारत को कितना स्कोर दिया गया? 53 स्कोर दिया गया और कौन से पायदान पर रखा गया है? 87वें पायदान पर रखा गया है। बात कर रहे हैं ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की। ठीक है, जिसमें शीर्ष पर कौन है? शीर्ष पर है स्वीडन, अंतिम पायदान पर है जिम्बाब्वे। भारत 87वें नंबर पर है। पिछले वर्ष 2020 में भारत को 74th पायदान पर रखा गया था। ठीक है, 74वें पायदान पर रखा गया था। अब बात करते हैं ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति क्या है। तो चाइना को रखा गया है 68वें पायदान पर, श्रीलंका को 69वें, नेपाल को 92वें, ठीक है 92, और पाकिस्तान को 104वें पायदान पर रखा गया है। तो चीन और श्रीलंका के बाद भारत की स्थिति सही है। ठीक है, भारत 87वें रैंक पर है। इस बार बार इसलिए रिपीट किया जा रहा है ताकि आपको सुनकर यहीं पर याद हो जाए। एशियाई देशों में अगर रैंकिंग की बात करें तो एशियाई देशों में मलेशिया इस सूचकांक में शीर्ष पर है और भारत एशियाई देशों में कौन से पायदान पर है? 90वें पायदान पर है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं, इफ्को ने बनाया विश्व का पहला नैनो तरल यूरिया। ठीक है, नैनो लिक्विड यूरिया बनाया गया इफ्को के द्वारा और ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, बहुत पुराना करंट अफेयर है, फिर भी इसे एक बार पढ़ लेते हैं। किसानों की सहकारी संस्था इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को ने विश्व का पहला नैनो तरल यूरिया बनाया है। दावा किया है कि आधा लीटर नैनो यूरिया एक बोरी यूरिया के बराबर काम करेगा, यानी एक बोरी यूरिया जितना काम करती है उतना ही काम आधा लीटर जो लिक्विड यूरिया रहेगी वो काम करेगी। ठीक है, नाम दिया गया है नैनो तरल यूरिया। इसके प्रयोग से पैदावार औसतन 8% तक बढ़ेगी, लागत में कमी आएगी। लागत में किस प्रकार से कमी आएगी? आप एक बार दुकान से यूरिया खरीदते हैं, उसके बाद किसान को खेत में ले जाने में जो ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा होता है, ठीक है, उसको ले जाने में खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उस लागत में कमी आएगी। ठीक है, इफ्को ने 31 मई 2021 को 50वीं वार्षिक आम बैठक में प्रतिनिधि महासभा सदस्यों की उपस्थिति में दुनिया की पहली नैनो यूरिया लिक्विड पेश की। तो अगर पूछा जाए कि इसे कहाँ पे प्रस्तुत किया गया तो याद रखेंगे इसे प्रस्तुत किया गया 50वीं वार्षिक आम बैठक में। ठीक है, और कब? 31 मई 2021 को। आधा लीटर तरल यूरिया की बोतल की जो कीमत है वो 250 रुपये रखी गई है, जो समान यूरिया के बैग से 10% सस्ती है। हालांकि ये सब नहीं पूछा जाएगा, मोटा मोटा आप याद रखेंगे। संस्था के वैज्ञानिकों व इंजीनियरों ने नैनो यूरिया को स्वदेशी तकनीक के जरिए कलोल स्थित एक संपातिक तकनीक के माध्यम से नैनो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र में तैयार किया है। तो ठीक है, इसे कहाँ तैयार किया गया ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे तैयार किया गया है कलोल में। ठीक है, अब ये कलोल कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है गुजरात में। तो गुजरात कलोल के नैनो जीव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र में नैनो यूरिया को तैयार किया गया है। इसे आगे तैयार किया जाएगा दूसरे चरण में। तो दूसरे चरण में कहाँ पर तैयार किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले चरण में 18 करोड़ बोतल बनाई गई हैं, जिसे बनाया गया है गुजरात के कलोल स्थित नैनो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र में। ठीक है, आगे जो दूसरा चरण इसका बनेगा वो बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में। भारत में कुल विदेशी ऋण महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको याद रखना है। वित्त मंत्रालय द्वारा हाल ही में नवीनतम आंकड़े प्रस्तुत किए गए, जिसमें बताया गया कि भारत का जो विदेशी ऋण है, एक्सटर्नल डेट है, वो कितना है? 563.5 अरब डॉलर, जो दिसंबर 2020 के अंत में
556.7 अरब डॉलर था। तो इसमें कितनी वृद्धि हुई है? इसमें वृद्धि हुई है 6.8 अरब डॉलर की। बस इतना ही इसमें याद रखना है, बाकी याद रखने लायक नहीं है। ठीक है, आगे टेबल दे रखी है जिसमें अलग अलग क्षेत्र का बताइए कि किस किस क्षेत्र के लिए हमने विदेशी ऋण लिया है। तो सब कुछ याद रख पाना संभव नहीं है, केवल इतना याद रखिएगा 563.5 अरब डॉलर हमारा अब नया ऋण हो गया है। जो पिछले वर्ष से अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, सितंबर दिसंबर से उसे कंपेयर करें तो ये कितना अधिक है? ये है 6.8 अरब डॉलर अधिक। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये याद रखना चाहिए कि मुद्राओं की दृष्टि से जो हमारी विदेशी ऋण की संरचना यानी जितना हमने एक्सटर्नल डेट लिया है वो किस किस मुद्रा में, किस किस करेंसी में लिया। तो सबसे ज़्यादा ऋण हमने लिया है लगभग 51% जो हमारा ऋण है, ठीक है, 51% जो हमारा ऋण है वो किसका है? डॉलर मूल्य में लिया है। ठीक है, 33% जो हमारा ऋण है वो हमने रुपए मूल्य में लिया है। बाकी फिर आगे एन में है, SDR में है और यूरो में है। भारत बना चौथा सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश। तो ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, चौथा सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाला भारत देश बना है। ये हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया? RBI ने ये आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कि पहली बार जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है वह 600 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर गया। 28 मई तक यह कितना था? 598 अरब डॉलर था। 4 जून 2021 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 6.842 बिलियन डॉलर से बढ़कर 605.008 बिलियन डॉलर हो गया। तो ये आप याद रखेंगे, 4 जून की डेट ये पूछा जा सकता है। ठीक है, कितना हो गया 4 जून को? 4 जून को हो गया ये 605.008 बिलियन डॉलर। ठीक है, जो अब तक का भारत का विदेशी संपत्ति का उच्चतम स्तर है। तो ये हमने जैसा भी बात करी कि भारत चौथा सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश है। तो पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चाइना पहले नंबर पर है। किस प्रकार से विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ सकता है? या तो आप भाई ऋण ले लीजिए, विदेशी ऋण ले लीजिए, या फिर अगर आप निर्यात करेंगे बहुत ज़्यादा तो आपके पास पैसा आएगा और इस प्रकार से आप विदेशी मुद्रा का संचयन कर सकते हैं। तो विश्व में सबसे ज़्यादा आप जानते हैं निर्यात किसका सर्वाधिक रहता है? चाइना का रहता है, इसलिए चाइना के पास विदेशी मुद्रा भंडार बहुत अधिक है। दूसरे नंबर पर इस मामले में जापान है। जापान से कार वगैरह सबसे ज़्यादा निर्यात की जाती है विश्व के कई हिस्सों में। ठीक है, लगभग प्रत्येक देश में। तो ये विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में दूसरे पायदान पर है। स्विट्जरलैंड इस मामले में तीसरे पायदान पर है। रशिया इस मामले में चौथे पायदान पर है और 5वें पायदान पर आ जाता है अपना प्यारा भारत। याद रखेंगे। ठीक है, कितना है? हमने 608.08 ये इसमें बताया गया है। अगला टॉपिक है आहार क्रांति अभियान। इस अभियान का शुभारंभ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा वर्चुअल तरीके से 14 अप्रैल 2021 को किया गया। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? पोषण के प्रति जागरूकता फैलाना, स्थानीय रूप से जो उपलब्ध पोषक खाद्य पदार्थ हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, उन तक लोगों की पहुंच कैसे सुनिश्चित हो, इसको इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? सुनिश्चित किया जाएगा। और ये मुख्य रूप से पोषण के प्रति जागरूक के लिए समर्पित एक मिशन है। ठीक है, इसे किसने शुरू किया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। इसकी लॉन्चिंग, इस अभियान की लॉन्चिंग विजनाना भारती विभाग, ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट फोरम, विज्ञान प्रसार एवं प्रवासी भारतीय एकेडमिक एंड साइंटिफिक संपर्क द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। ठीक है, तो इसे शॉर्ट में प्रभास बोलते हैं। विभा, जिस्ट और प्रभास ने इसे शुरू किया है। इसका फुल फॉर्म आप पढ़ सकते हैं। विभा का है विजनाना भारती, जिस्ट का है ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोकैट, और फिर प्रभास का फुल फॉर्म अभी पढ़ा विज्ञान प्रसार एवं प्रवासी भारतीय एकेडमिक एंड साइंटिफिक संपर्क। इनने संयुक्त रूप से इस अभियान को लॉन्च किया है। ठीक है, इसका जो विजन है, जो मोटो है, आदर्श वाक्य वह क्या है? वह है उत्तम आहार उत्तम विचार, गुड डाइट गुड कॉग्निशन। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आहार क्रांति के नाम से एक मासिक पत्रिका भी जारी की जाएगी जो कि 2 भाषाओं में रहेगी, हिंदी और अंग्रेजी में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिंगापुर RCEP की अभिपुष्टि करने वाला पहला देश। भारत, याद रखेंगे, इसने RCEP की अभिपुष्टि नहीं की थी। 2019 में भारत इससे बाहर हो गया था और भारत के हित के लिए बहुत अच्छा कदम था। आसियान के 10 देशों और 5 अन्य देशों ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड
व दक्षिण कोरिया के बीच नवंबर 2020 में हस्ताक्षरित क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक समझौता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, शॉर्ट में से आरसीपी ही कहा जाता है। इसकी अभिपुष्टि करने वाला जो पहला देश बना है जिसने औपचारिक अभिपुष्टि की है वह है सिंगापुर। ठीक है। विश्व के इस सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते के लिए नवंबर 2012 से 8 वर्षों तक चली वार्ताओं में भारत भी शामिल था, लेकिन भारत 2019 में इससे बाहर हो गया क्योंकि इसे देश के लिए आयतकर माना जा रहा था। इस तरह 15 देशों ने ही नवंबर 2020 में आसियान के 37वें शिखर सम्मेलन में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो जब 15 मेंबर्स देशों ने कब हस्ताक्षर किए हैं पूछा जा सकता है आसियान के 37वें शिखर सम्मेलन में, और इसी समय भारत इससे बाहर हो गया था। ठीक है। तो याद रखना है पहला देश इसमें जो शामिल हुआ है औपचारिक रूप से वह हुआ है सिंगापुर। ठीक है। और ये आरसीईपी कब से लागू हो जाएगा, तो ये इसे प्रभावी माना जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा, ये काम करने लगेगा 1 अप्रैल 2022 से। नेक्स्ट है आपका एल सल्वाडोर बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश। तो ये महत्वपूर्ण है। एल सल्वाडोर की संसद ने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को लीगल टेंडर माना है, वैध मुद्रा माना है। ठीक है। यानी इसे वैध करेंसी के रूप में घोषित किया गया, और अभी तक विश्व के किसी भी देश ने इसे वैध करेंसी घोषित नहीं किया। इसके बाद एल सल्वाडोर के बाद भले ही क्यूबा ने इसे वैध करेंसी माना है। तो ये याद रखेंगे, मुख्य रूप से आपको एल सल्वाडोर याद रखना है क्योंकि ये पहला ऐसा देश है जिसने बिटकॉइन को यानी क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर माना है। ठीक है, याद रहेगा। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है एल सल्वाडोर के, तो इनका नाम है नायब बुकेले, और इन्हीं के द्वारा ये घोषणा की गई। इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाएगा रेमिटेंस प्राप्त करने के लिए, क्योंकि एल सल्वाडोर की जो अर्थव्यवस्था है वो ज़्यादातर रेमिटेंस पर ही निर्भर करती है। तो इसके बाद से क्या होगा, जो एल सल्वाडोर से जो लोग बाहर काम करते हैं वह बिटकॉइन के रूप में पैसा अपने घरों को भेज सकेंगे, तो जिससे एल सल्वाडोर की जो अर्थव्यवस्था है वह गति पकड़ सकेगी। ठीक है। तो ये हो गया कुल मिलाकर आज का टॉपिक। सभी हमने पढ़ लिए, टॉपिक नहीं सेशन। ठीक है। कल से हम लोग केंद्रीय बजट और आगे के टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो कल हमारा जो है आर्थिक संस्करण कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। कल हमें केंद्रीय बजट पढ़ना है और आर्थिक समीक्षा पढ़ना है। ठीक है। इसके कंप्लीट के बाद सीधे हम लोग यूपी स्पेशल पर चलेंगे, और प्रयास रहेगा कि जल्दी ही घटनासार को अब फिनिश कर दिया जाए। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।